डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पेडागोजी से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। जो कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का कि वे कथन जो आपस में व्यवहार में सामान्य रूप से हमारी बोलचाल भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक कथन, तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक कथन और फोर्थ ऑप्शन है तर्कसंगत कथन। तो इस जो हम सामान्य बोलचाल भाषा में जिस भाषा का जिस व्यवहार का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है अनौपचारिक कथन। हम कोई भी चीज़ कहीं भी सीख जाते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं तो वो हमारे अनौपचारिक क्रियाएं होती हैं, है ना। और जो हमें जहाँ पर समझ के सोच के बोलना पड़े वो हमारे औपचारिक कथन होते हैं। जैसे हमें स्कूल में किसी सभा में, है ना, तो वहाँ पर हमें सोच समझ कर बोलना पड़ता है, तो वो हमारे औपचारिक कथन होते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, तो इसमें हमें पेडागोजी में ये याद रखना है कि बच्चे को हमें कंठस्थ तो कराना ही, तो ऐसा नहीं होता है, तो इसका सेकंड नंबर भी गलत हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर है उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, और फिर फोर्थ नंबर है उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, तो फोर्थ नंबर भी गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मात्राओं का ज्ञान ना हो, इसमें हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। जो वो सोच रही है, अगर उसने ये लिखा है, क्या लिखा है उसने लिखा है पढ़ती को पति, तो वो पढ़ती ढा जो है वो नहीं पढ़ पा रही है, अभिनव भा जो है वो नहीं पढ़ पा रही है, इसीलिए वो गलत लिख रही है। तो वही कहा गया है कि उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। सेकंड नंबर है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा बोलना है, ना तो धीमा बोलना है और ना ही तेज बोलना है। अध्यापक को कक्षा में ऐसा बोलना है कि मतलब बच्चा सही से सुन सके, सभी तक की आवाज़ जा सके, तो हमारा बी नंबर तो गलत हो जाएगा। फिर सी नंबर है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, ये भी नहीं होगा। फिर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। पहला ऑप्शन देखिए बता रहा है ये भी सही होता, लेकिन इसमें कहा जाए कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, तो सदैव तो नहीं प्रयोग किया जा सकता ना, तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गार्सा द तासी, दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा है सुनीति कुमार और फोर्थ नंबर है धीरेन्द्र वर्मा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। क्वेश्चन को पहले समझिए कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। जो कुंजी या गाइड में भाषा लिखी हुई है उसी का वो प्रयोग करता है निबंध लिखते समय। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। फिर सेकंड नंबर है हमारा उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। फिर थर्ड नंबर है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, और फोर्थ नंबर है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहा जा रहा है कि वो रटी रटाई भाषा का प्रयोग करता है कुंजी या गाइड से, तो सबसे कमज़ोर कारण पूछा जा रहा है। तो
पहला उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो लिख रहा है तो लिखित भाषा पर तो पकड़ होगी। फिर सेकंड है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, विचार तो आ रहे हैं लेकिन वो क्या कहते हैं कि रटी रटाई चीज़ों को ही यूज भाषा का प्रयोग कर रहा है। फिर है इसमें सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। और डी नंबर है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, उसकी जो मौखिक भाषा है वो बेहद कमज़ोर है। विचार तो आ रहे हैं लेकिन वो विचारों को बोलने का प्रयास नहीं कर पा रहा है, तो वो कि वो कैसे विचारों को अभिव्यक्त करे वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से लेके 8 तक की पूछा जा रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 तक की कि हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, कि हिंदी भाषा को पढ़ाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो पहला है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। ये बिल्कुल गलत है कि क्षमता को कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। सेकंड नंबर है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना नियमों को, वो तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ये तो करवाना ही नहीं है। फिर थर्ड नंबर है बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना। और डी नंबर है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, ये बिल्कुल नहीं है। फिर फोर्थ नंबर है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। ये है हिंदी भाषा का जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। जब हम भाषा को सीखते हैं किसी भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा को, तो उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, ये तो नहीं हो सकता। जब हमें अवसर मिलेंगे तो हम और अच्छा सीखेंगे, जहाँ पर हमें बोलने का अवसर मिलेगा ना। फिर है सेकंड नंबर है इकाई परीक्षण, फिर भाषा में आकलन, और डी नंबर है पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक तो नहीं होता, तो भाषा में आकलन। अगर बच्चा भाषा सीख रहा है ना, और उसमें कोई आकलन कर रहा है कि कितना सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, तो बच्चा डर जाएगा, तो उसमें हमें आकलन नहीं करना है। भाषाई प्रयोग के अवसर देना है, ये तो बहुत ही अच्छा है ऑप्शन है, ये भाषाई प्रयोग के बच्चों को अवसर दिए जाएँ तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा में आकलन, थर्ड नंबर, ये मतलब बाधक होता है भाषा को सीखने में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, मतलब जो भाषा हम सीखते हैं उसमें शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और थर्ड नंबर है रसायनों का ज्ञान। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा जब हम सीखते हैं तो व्याकरण का ज्ञान तो ज़रूरी है, हिंदी में व्याकरण का ज्ञान और अंग्रेजी में ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। सुंदर लेख, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि सुंदर लेख होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, ये भी होना चाहिए कि क्या विषय है ना, क्या मूल्यांकन किया जा रहा है। फिर थर्ड नंबर है रसायनों का ज्ञान। तो ये रसायनों का ज्ञान, ये इसमें हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसका कोई उपयोग नहीं है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें पूछ रहा है गद्य शिक्षण में कठिन चीज़ों का किस तरह निवारण किया जा सकता है बच्चों को। तो पहला है चित्र दिखाकर, अगर हम चित्र दिखाएंगे तो बच्चों के दिमाग में वो छवि बन जाएगी जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। फिर है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, प्रत्यक्ष मतलब सामने दिखाकर, अगर हम पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पौधे को हमें उसे सामने दिखाना है, ले जाकर पौधे लगवाना है कि पहले बीज डलवाना है, पौधा कैसे उगता है, फिर उसमें पानी डालना है, कैसे उगता है, पहले जड़ उगता है फिर तना उगता है ना। तो वो चीज़ें जब हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे तो बच्चा काफ़ी अच्छे से सीख पाएगा। फिर हमारा सी नंबर है, आगे है मॉडल दिखाकर, ये भी बहुत अच्छा है। स्कूल में मॉडल बनवाए जाते हैं, लगवाए जाते हैं, जिससे बच्चे देखकर सीखें। तो इसमें हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। जो कविताएं, ये देखो गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, कविताएं लिखा है, वो टाइपिंग करने में गलत हो गया है, कविताएं है ना।
जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। दूसरा ऑप्शन है जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों। फिर थर्ड नंबर है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। फिर फोर्थ नंबर है जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। किस जगह पर कविता शिक्षण का उपयोगी नहीं होगा? तो ये तो सही है, जिसे छात्र सरलता से समझ सकें। फिर जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। इसका कोई मतलब नहीं है ना, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हिंदी में भी, हिंदी पेडागॉजी में भी और इंग्लिश पेडागॉजी में भी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो कह रहा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। गलत। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। गलत। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। और फोर्थ नंबर है हमारा श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा श्रवण करना, मतलब कि सुनना। पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लिखता है। इंग्लिश में होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों के भाषा आकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो पहला है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना। फिर सेकंड नंबर है साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। फिर थर्ड नंबर है लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। और डी नंबर है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? कम महत्वपूर्ण, तो किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, ये तो इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड नंबर है साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, ये नहीं, ये और लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर की साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो पहला ऑप्शन है प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। सेकंड नंबर है उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। और थर्ड नंबर है उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। और डी नंबर है उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, कि प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के उसे भरपूर अवसर देंगे। जहाँ पर अवसर देने का ऑप्शन है वो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। अगर भाषा को कोई शिक्षण करा रहा है तो उसके अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण कैसे करना चाहिए? मात्राओं संबंधी, तो पहला है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। सेकंड है त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। थर्ड है वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। और फोर्थ नंबर है त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो इसमें सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण। अगर बच्चा वर्तनी में त्रुटियां कर रहा है, वर्तनी संबंधी त्रुटियां कर रहा है, तो उसे शुद्ध उच्चारण करवाकर एवं लेखन अभ्यास करवाकर सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की। सेकंड है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। थर्ड नंबर है बच्चों की सामाजिक श्रेणी की। और फोर्थ नंबर है बच्चों के पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की। तो किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की। जो बच्चे अपने समाज से, अपने आसपास से भाषा सीख के आते हैं, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, चाहे वो कैसा भी बोलें, हमें उनके अनुसार ही पढ़ाना होगा। फिर है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य। तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता है। अगर कोई शब्द लिखा है तभी तो हम उसका अर्थ निकाल पाएंगे, कोई अक्षर लिखा है तो उसका अर्थ तो हम नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, शब्द। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है। भाषा जो है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ माध्यम से ही विकसित होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा अंतःक्रिया। भाषा जो है वो अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल काव्या स्टडी पॉइंट।